नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार। आज है 6 जुलाई। फटाफट देख लेते हैं आज कौन कौन सी न्यूज हमारे पास है। पेज नंबर 1 पे है आईआर की कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ये समझो इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर चूज हो गए हैं, जिनका नाम है स्टारमर। और जो लेबर पार्टी के जो ऋषि सोनक थे वो हार गए हैं। तो अब नए प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं, तो इंडिया के साथ इनके कैसे रिलेशंस होंगे वो देखने लायक होंगे। इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, यूके का प्राइम मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है, कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे उनका रिमूवल होता है। पेज 3 पे आर्टिकल आया कि डिफेंस सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो ऑल टाइम हाई पे है, 1.27 लाख करोड़ हो गया है। और डिफेंस एक्सपोर्ट में इंडिया धीरे धीरे सरप्लस में बढ़ता जा रहा है। और आप देखोगे शेयर मार्केट में डिफेंस के जितने भी शेयर हैं वो आसमान को छू रहे हैं, भले ही वो भेल हो या और कोई डिफेंस बनाने कंपनी हो। तो इसके पीछे जो सक्सेस है वो इंडिया की पॉलिसी है, मेक इन इंडिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। वो एक अच्छी बात है। जो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उन्होंने ये कहा है कि वुमेन जो एमएसएमई इंडस्ट्री है वहां पर नियरली 20% ऐसी एमएसएमई है जो वुमेन द्वारा चलाई जा रही है। उसमें से भी जो टोटल अमाउंट गया है एमएसएमई में 7% ही सिर्फ वुमेन लेड एमएसएमई को मिला है। तो ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का इशू है, वुमेन एम्पावरमेंट का इशू है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशू है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इशू है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है, पढ़ना चाहिए। और यूएन की एक रिपोर्ट आई, उसने ये कहा है कि जो भी माइग्रेंट्स हैं अफ्रीका को क्रॉस कर रहे हैं सहारा के थ्रू और मेडिटेरियन सी की तरफ जा रहे हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस वो फेस कर रहे हैं। और ऑन एवरेज डेली के 5 लोग वहां मर रहे हैं। मे बी टेम्परेचर की वजह से हार्श कंडीशंस है, बट उसके अलावा उनका एक्सटॉर्शन होता है, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको बेचा जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो इसको रोकना चाहिए। उसके कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है वो हम देखेंगे। एक नई केव डिस्कवर हुई है, लियांग करामपुआंग। ये इंडोनेशिया में सुलावेसी आइलैंड पे केव है। यहां पर मोर देन 50,000 ओल्ड पुरानी एक पेंटिंग मिली है। तो ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी पेंटिंग मानी जा रही है, रेड कलर में दिख रही है। इसके अलावा एक आज का जो एडिटोरियल है वो है कि भाई स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अक्सर रिलीजियस मुद्दों पे अपना फैसला सुनाते हैं। तो जो आर्टिकल लिखने वाले हैं ये वाइस चांसलर हैं, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहां तक किसी रिलीजन को डिस्क्राइब करने का हक है। कुछ प्रैक्टिसेस हैं। ये आर्टिकल क्यों आया है, बिकॉज साउथ इंडिया में क्या हुआ है कि एक प्रैक्टिस है जिसमें कुछ लोग खाना खाते हैं केलों के पत्तों पे, और कुछ कम्युनिटी के लोग उन पत्तों पर ऐसे घूम घूम के रोल ओवर करते हैं। तो इसमें कास्ट का एंगल भी आ गया है, रिलीजन का एंगल भी आ गया है, आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम का इशू आ गया है। और कहां सुपरस्टिशन है, कहां रिलीजन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी क्या होती है, वो सब हम देखेंगे। और लास्ट में आज हम नेशनल वाटरवे देखेंगे और 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। आज बहुत ही बढ़िया हमारे सामने न्यूज़पेपर है, आराम से देखेंगे। पहली खबर है, यूके का जो लेबर पार्टी का जो मेंबर था कायर स्टारमर, ये विक्ट्री उन्होंने ले ली है जनरल इलेक्शंस में। अब ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और ऋषि सोनक जो थे कंजर्वेटिव पार्टी से, वो हार गए। वहां 2 ही पार्टी सिस्टम है। इंडिया में तो मल्टी पार्टी है, जैसे आप देखोगे कि अमेरिका में भी ड्यूअल पार्टी सिस्टम है। यहां पर ऋषि सोनक हार गए हैं। तो करीबन 14 साल बाद ये इनका ये पार्टी हारी है, कंजर्वेटिव पार्टी। और यूके के 58 प्राइम मिनिस्टर ये होंगे। हमें ये जानना है कि प्राइम मिनिस्टर की जो जो प्रोसेस है वो क्या डिफरेंस है। देखो, वहां पे मोनार्च जो है वो अपॉइंट करता है, और वहां पर कन्वेंशन है, उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उनके पास एक सिंगल ऐसा, जैसा हमारे पास एक सिंगल बुक है, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। ठीक है, और उसको हटाना हो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आओ हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो हट जाएगा। बट इंडिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लीडर ऑफ लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो जीत के आती है। और हमारे संविधान में आर्टिकल 74 75 पर्टिकुलरली मेंशन करता है। और सेम प्रोसेस है, नो कॉन्फिडेंस ले आओ लोकसभा में तो वो हट सकता है। तो ये हमारी प्रोसेस है। और आपको पता रहेगा कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मोनार्क आज भी वहां है, किंग क्वीन है, बट वो नाम नाम के हैं, उनके पास इतनी पावर नहीं है। ठीक है, तो कन्वेंशन चले आ रहे हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में आया था। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। दूसरा कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड।
तो एग्जीक्यूटिव पावर जितनी भी होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, जितने भी साइन होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। ऑल्दो रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, बट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है सिविल सर्विस बोर्ड का, ये गलत है। प्राइम मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी सिविल सर्विस बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है? आपके पद के होने की वजह से आप किसी चीज के चेयरमैन बन जाते हो। तो यहां दोनों स्टेटमेंट गलत थी। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। अब दूसरा आर्टिकल हमारा है कि इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट पे पहुंच गया, 16.7 इंक्रीज है पिछले साल से। तो हमारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो हमारे मेक इन इंडिया है और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट दे रही, उसकी वजह से ये हो पाया है। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में आप देखोगे तो 32.5% का प्रीवियस ईयर से एक्सपोर्ट बढ़ गया है। प्राइवेट सेक्टर इसमें 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लार्जली गवर्नमेंट सेक्टर ही लीड कर रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी मेक इन इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो बनाना चाहते हैं हम, वो इसके पीछे एक एस्पिरेशन हमने देखा। ब्रह्मोस मिसाइल हमने एक्सपोर्ट करने भी स्टार्ट कर दी है। ऐसा ही 2012 में क्वेश्चन आया था कि भाई व्हाट आर द रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए इंडिया ने क्या क्या लॉन्च किया है कि भाई नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाई, NIMZ। सिंगल विंडो क्लियरेंस सरकार ने दिया हो, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन डेवलपमेंट फंड बनाया। तो तीनों ही है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बड़े जर्नलिस्टिक से हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं हो रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव आराम से लग जाता है। आल्दो ये न्यूज में थे उस टाइम पर, आपको पता रहना चाहिए था अगर आप पेपर दे रहे थे उस टाइम। तीसरा आर्टिकल हमारा है जो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर नीरज निगम, इन्होंने चिंता जताई है कि देखो एमएसएमई जो होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, उनको जो पैसा जाता है उसमें से सिर्फ वुमेन को 7% ही पैसा गया है। तो इससे दिक्कत क्या हो रही है कि भाई वुमेन को एक तो ऑलरेडी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, इकोनॉमिक बैरियर्स आ रहे, फाइनेंशियल इंक्लूजन है ही नहीं। तो वुमेन को और फंड जाना चाहिए। वुमेन इस कंट्री का ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करती है पॉपुलेशन में, तो उनका पार्टिसिपेशन भी तो 50% होना चाहिए। इसको लेके पार्लियामेंट में सवाल उठते हैं कि पार्लियामेंट में सिर्फ 14% पार्टिसिपेशन है वुमेन का, तो नारी नारी के लिए वहां 1/3 का प्रोविजन अब प्रावधान किया गया है। तो इसको पर चिंता जताई है, तो ये हमें पता रहना चाहिए, अपने मेंस में यूज कर सकते हो। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था 32.8 था। ऐसी ऐसी जो इंफॉर्मेशन होती है मेंस में काम आती है, इंटरव्यू में काम आती है। ठीक है, आप इंटरव्यू में बोलते हो कि वुमेन पिछड़ी हुई है, तो आपके सामने डेटा होने चाहिए कि भाई ये 20% है, ये 7% है, 32% है, इस तरह की ना इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 2017 में क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो जेंडर गैप इंडेक्स किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ऐसे ही दो और हैं कंफ्यूजिंग, मैंने यहीं पे डाल दिए हैं। ये तो जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स था, एक और ऐसा ही है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसको निकालता है यूएनडीपी। और एक है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, इसको निकालता है यूनेस्को। तो तीनों ही याद करना। देखो गैप, गैप कहां होता है? फोरम के अंदर। कोई फॉर्म भर रहे हो, गैप है तो भर दिया। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कैसे दूर करोगे? यूएन का डेवलपमेंट प्लान से। और पैरिटी, पैरिटी क्या होती है? यूनेस्को, यूनेस्को में क्या आता है? एजुकेशन। तो पैरिटी पढ़ाई से क्या आएगी? पैरिटी आएगी। तो तीनों ही आपको ऐसे याद कर लेना, इनमें से एक मतलब एक तो आ ही सकती है, अगर तीनों में से कोई भी अगर आप याद कर लो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर में आया है कि देखो यूएन वाले है ना, एक रिपोर्ट लेके आए हैं कि भाई जो रेफ्यूजी और माइग्रेंट्स हैं जो अफ्रीका से मेडिटेरेनियन की तरफ जा रहे हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 30,000 लोग मर चुके हैं पिछले 10 साल में। इतना हाई डेथ रेट है सहारा में। वायलेंस, ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कह लो, टॉर्चर्स कह लो, उनके साथ ट्रैफिकिंग, मारना या लूटपाट करना बहुत आम हो गया है। तो इसको लेके ये कह रहे हैं कि भाई किडनैपिंग और ना थोड़ा सा चिंता जताया जा रही है कि इनह्यूमन कंडीशन हो रही है। तो अब देखो कारण क्या है? कारण सीधी सी बात है, कोई भी अपना घर छोड़ के जाता है तो रोटी कपड़ा मकान, उनके पास खाने को पैसा नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, और ये समझो कि रहने को छत नहीं है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आसपास लूटपाट बहुत चलती रहती है, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। तो इस वजह से वो जाना चाहते हैं, या एक्सट्रीम कंडीशन आ रही है। देखो पोवर्टी, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, परसिक्यूशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन, फूड इनसिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर, फेमाइन, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब प्रॉब्लम्स इसी वजह छोड़ के जा रहे हैं बेचारे। तो इस तरह का क्वेश्चन ना पेपर में आ सकता है, जैसे 2014 में भी आया था कि हाउ इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन डज प्रोज ए थ्रेट टू द इंडिया सिक्योरिटी। कैसे आप इसको कब करोगे? तो ये एक बहुत ही कॉमन मुद्दा है माइग्रेंट्स का, पूरे वर्ल्ड लेवल पे माइग्रेंट्स चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आर्टिकल पढ़ा था रोहिंग्याज का, रोहिंग्या क्राइसिस अब तक चल रहा है, म्यांमार से जो माइग्रेंट्स कर रहे हैं, या सीरिया में चल रहा है, अफगानिस्तान में चल रहा है। तो ये सब एक मेंस का और इंटरव्यू का अच्छा खासा टॉपिक बनता है। लोकेशन इन न्यूज में आप देखोगे हमको एक पेंटिंग मिली है, इंडोनेशिया का कोई आइलैंड है, सुलावेसी आइलैंड,
वहां पे लियांग करामपोंग करके कोई केव है, वहां पर हमको 51,200 साल पुरानी पेंटिंग मिल गई है भाई। तो ये कह रहे हैं वर्ल्ड की सबसे पुरानी पेंटिंग मानी जा रही है सुलावेसी आइलैंड पे। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है कि कुछ ह्यूमंस हैं और एक पिग है, उनकी कुछ 3 ह्यूमन है और एक पिग है, उनकी इमेज बनाई गई है, कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप का है। तो ये थोड़ा न्यूज में है, तो सुलावेसी आइलैंड वगैरह आपको पता रहना चाहिए। आज का जो एडिटोरियल है फैजन मुस्तफा, ये बिहार की कोई यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर है। इन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा कहां तक होना चाहिए, मतलब कोर्ट का दायरा कहां तक होना चाहिए। ये सारी न्यूज आई क्यों है, क्योंकि एक फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल का नाम हमें देखना पड़ेगा। चलो, यहां पे लिखा हुआ था कहीं पे, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। ये रहा, अंग प्रदक्षिणाम। इसमें क्या होता है कि जो केले के पत्ते होते हैं उसके ऊपर लोग खाना खाते हैं और उसके उस पत्तों के ऊपर से रोल ओवर करते हुए लोग जाते हैं। तो इसमें ये आरोप लगाया गया है कि जो रोल ओवर करते हैं ना वो दलित कम्युनिटी के हैं या जो बैकवर्ड कास्ट के वो हैं। तो इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन वहां के हाई कोर्ट ने, जो मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई इनकी मर्जी है, इनको करने दो। ठीक है, तो कहां तक ये दायरा मतलब फिक्स किया जाए, क्या क्या सुपरस्टिशन है, क्या रिलीजन है, ये बार बार ये आता रहा। इस पूरे आर्टिकल में बहुत सारे कमेंट दिए गए हैं केस बाय केस। वैसे इनका पर्सनल ओपिनियन मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है, बायस ओपिनियन है, बट हमें वो केसेस हेल्प कर सकते हैं उसको लिखने में। अगर कहीं पर भी धर्म का इश्यू आता है कि कौन सी प्रैक्टिस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आएगी नहीं आएगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन निकाली थी, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। जो भी रिचुअल है या जो प्रथा है, जो भी आपका ये समझो कि आप काम कर रहे हो, वो अगर आपके धर्म का कोर हिस्सा है तो वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। सरदारों में है, सरदारों में अपना पगड़ी पहनना उनका असेंशियल फीचर, आप उनको मना नहीं कर सकते कि भाई आपको तो हटाना ही पड़ेगा, आपको हेलमेट पहनना है तो अब ये हटाओ, ऐसा नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में मंदिर के अंदर पूजा करना असेंशियल है। तो इस तरह से ये पूरा डिस्कशन इस तरह से है तो कि भाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इसमें दोनों तरह के आर्गुमेंट आएंगे। हाई कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो बहुत सोच समझ के देते हैं। तो GS2 में हमें ऐसे हेल्प मिलती है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। देखो कुछ केसेस देखते हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ लेथमैन ऑस्ट्रेलिया में ये कहा था, व्हाट इज रिलीजन टू वन इज सुपरस्टिशन टू अनदर, कि एक आदमी के लिए जो धर्म है दूसरे के लिए अंधविश्वास है। तो इसका मतलब एक बहुत ही थिन बाउंड्री है जब इन दोनों को हम डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो एक ऐसा केस आया था 2024 में, पी नवीन कुमार, यही वाला ना। तो इसमें तो वो बनाना लीव्स के ऊपर घूम रहे थे। तो ये तमिलनाडु के कोई विलेज का है, तो खाना खा रखा है, उसके ऊपर से दलित नॉन ब्राह्मण्स हैं। तो ये कह रहे हैं वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमें रोक नहीं लगानी चाहिए। आपके पास आर्टिकल 25 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 21 है, आप कहीं भी ह्यूमन डिग्निटी है, घूम सकते हो, रह सकते हो। तो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, यहां पर आपके पास फंडामेंटल राइट है, बट कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगते हैं। जैसे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। आपको आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं आप कहीं भी खड़े होकर बोलने लग जाओ, कुछ भी बोलने लग जाओ। तो ऐसे ही इसके ऊपर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो एक केस आया 2014 में, ग्राम सभा विलेज 32 शिराला। यहां पर एक सेक्ट था, उसने कहा कि जब नाग पंचमी आती है तो कोबरा को लाइव पकड़ के लाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, ये उनका एसेंशियल फीचर है। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। अब ये कह रहा है कि भाई ना मॉस्क वाला इशू है। जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिश किया गया तो वहां पर राम मंदिर बनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई देखो इस्लाम में क्या होता है कि अपनी जो आप भगवान की पूजा करते हो, अल्लाह की पूजा करते हो, उसमें स्ट्रक्चर का होना जरूरी नहीं है, आप मक्का मदीना की तरह मुंह करके भी पढ़ सकते हो। बट हिंदू धर्म में टेंपल का होना बहुत जरूरी है, उसके बिना वो पूजा जब तक वो मूर्ति स्थापित नहीं होती पूजा नहीं हो सकती। बट इस्लाम में आप कहीं पर भी अपने अल्लाह को याद कर सकते हो, इस वजह से उसको बनाने दिया गया था। तो भाई हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा रिलीजियस फ्रीडम को, सोसाइटल इंटरेस्ट को और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को। ठीक है, देखो ये इस तरह का है, अंगा प्रदक्षिणा, ये पत्ते हैं बनाना के उसके ऊपर घूम रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह के चलते रहते हैं केस ना, कोई ऐसी कोई नई बात नहीं इंडिया में। पहले भी ऐसे जैन धर्म को लेके आए थे, संथारा प्रैक्टिस होती है जिसमें भूखे रह के अपनी जान देनी होती है, तो उसको भी चैलेंज किया गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह से ये आते रहते, हमें इसके ऊपर बैलेंस व्यू लेना पड़ेगा। ओके,
नेशनल वाटरवे देखते हैं। इंडिया में मेजरली 111 वाटरवे हैं और कुछ 14,500 किलोमीटर वाटर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हम मुश्किल से 1% यूज कर रहे हैं अभी भी। कैनाल कैनाल है, रिवर्स है। तो इसके ऊपर एक एक्ट बनाया गया था 2016 में, नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। इसके तहत 111 इनलैंड वाटरवे आते हैं। पहले 6 वाटरवे हमें याद होने चाहिए, पेपर में मेंस में क्वेश्चन भी आ रखे हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाओ, 6 दिखा दो, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। देखो, इसमें आपको याद रखना है नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां है? नोएडा में है। ठीक है, अब देखो ये हमारा इंडिया है, तो 6 नेशनल वाटरवे, ये पहला हो गया है ना, इलाहाबाद से लेके ये कोलकाता हल्दिया तक। इधर से सदिया से धुबरी दूसरा हो गया। ये हमारा तीसरा चल रहा है वेस्ट कोस्ट कैनाल, ये चौथा चल रहा है, ये पांचवा और छठा, ये आपको याद रखने हैं। जो गोवा है यहां पे 111 नंबर है, जुआरी रिवर पे। 111 मतलब 3 इक्के हैं, 3 पत्ती खेल रहे हैं। जुआरी रिवर, जुआरी फेमस रिवर है गोवा की, तो जुआरी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। तो जुआरी और मंडोवी 2 फेमस रिवर हैं, ये आपको याद रखना है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से। नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद या प्रयागराज से लेके हल्दिया तक 1620 किलोमीटर का है, गंगा भागीरथी हुगली पे चलता है। ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे, सॉरी नेशनल वाटरवे है हमारा। दूसरा आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, ये सदिया से लेके धुबरी तक, ये असम के अंदर है। इसमें मोस्टली फ्राइट कॉरिडोर होता है, फ्राइट है मतलब जो माल वाहक टाइप का है। तीसरा हमारा केरला की साइड है, वेस्ट कोस्ट कैनाल, ये केरला में है, कोलम से लेके कोट्टापुरम। ठीक है, ये ऑल टाइम नेविगेशन होता रहता है इसमें, ये रहा। ठीक है, कोट्टम, कोलम से लेके कोट्टम तक। चौथा हमारा काकीनाडा, काकीनाडा से लेके पौंडीचेरी तक, ये कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के साथ साथ चलता है। ये आप इनकी फोटो आराम से देख लेना, ग्रुप में आ चुके होंगे। पांचवा है हमारा उड़ीसा से लेके वेस्ट बंगाल तक, यहां पर रिवर आती है ब्राह्मणी, ईस्ट कोस्ट कैनाल, मतई, महानदी रिवर, ये सब चल रहा है हमारा। छठा वाटर नेशनल वाटरवे है हमारा असम स्टेट में ही, लखीपुर से लेके भंगा तक, ये बराक रिवर के ऊपर है। बराक रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर छठा है। तो ये 6 तो हमें एग्जैक्टली याद होने चाहिए। इसके अलावा 111 नंबर याद कर लेना, जुआरी रिवर पर है गोवा में। आज के हमारे 5 क्वेश्चंस हैं कि नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है। मैंने ऊपर आपको बताया होगा, ये कमेंट कर देना। नेशनल वाटरवे 111 कौन से रिवर पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिलीज किया गया लेटेस्ट, उसमें भारत की रैंक आपको बतानी है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन से आर्टिकल के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। 5वां क्वेश्चन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस देश से पास होती है, वो सारे देश आपको लिखने हैं। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत मेजर क्वेश्चंस हैं। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। थैंक यू।